मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल तो कल लग ही गए थे सारे के सारे, और आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करेंगे। 11.3 में पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। आज एक्सरसाइज 11.3 ये हमको सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन है, इसमें कई पार्ट में है। ए पार्ट में मुझे केवल दिया है z इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में, मतलब 4 पार्ट में है, ए बी सी और डी। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात कीजिए। यह समतल का समीकरण आपको दिया गया है। आपको पता 2 चीजें लगानी है, समतल का जो अभिलंब है उसकी दिक् कोसाइन पता लगानी है, और दूसरा मूल बिंदु से समतल की दूरी भी आपको मालूम करनी है। अब सबसे पहले ये देखो कि ये जो समतल की इक्वेशन है ना, ये एक कार्तीय समीकरण है। ये जो समीकरण है वो कैसी समीकरण है? कार्तीय समीकरण है। आपको समतल पर अभिलंब की दिक् कोसाइन पता लगानी है। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कार्तीय रूप में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म में ला के सॉल्व कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, वेक्टर फॉर्म समतल का क्या होता है? आर डॉट, एक तो होता है वेक्टर n इज इक्वल टू डी। जब ये फॉर्म होगी तो कार्तीय रूप उसका होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। समतल का जो दूसरा समीकरण होता है वेक्टर फॉर्म, वो होती है वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। अगर ये वाली वेक्टर की इक्वेशन है तो इसका जो कार्तीय रूप रहता है वो होगा lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये चीज ना आपको हमेशा याद रहनी ही चाहिए। देखिए, आपके बिल्कुल दिमाग में ये हर वक्त होना चाहिए कि हम इससे तुलना करवाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। अब आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए, कार्तीय रूप दिया गया है, तो कार्तीय रूप में ये वाला रूप है या ये वाला रूप है, और आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में बदल लीजिए, तब कर लीजिए उसको सॉल्व। आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर कार्तीय से ही डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते तो भी आप देख सकते हो। बताइए, ये वाली फॉर्म दी गई है कि ये वाली फॉर्म दी गई है? देखो, और देखो, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 2। अगर ये वाली रूप होगी तो जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वो सीधे सीधे मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई हो जाएगी, और अगर ये वाला रूप होगा तो फिर ये केवल एक कांस्टेंट टर्म होगा। हम कैसे पहचानेंगे ये वाली फॉर्मेट है कि ये वाली फॉर्मेट है? अगर एल एम एन वाली फॉर्मेट होगी ना, तो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर तीनों का जोड़ 1 के बराबर आएगा। और अगर ये फॉर्मेट होगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 1 के बराबर नहीं आएगा। सिंपल चीज है। क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि एल एम एन क्या होते हैं? दिक् कोसाइन होते हैं, और दिक् कोसाइन के वर्गों का योग हमेशा कितना आता है? 1। आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज टू 1। तो अगर ये वाली होगी तो उनके वर्गों का योग 1 आएगा, अगर ये वाली नहीं होगी तो उनके वर्गों का योग 1 नहीं आएगा। अब आप देख लीजिए, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आया? 1। क्या पता चला? ये वाला फॉर्म है कि ये वाला फॉर्म है? ये वाली फॉर्मेट है। समझ आ रही है आपको? और अगर ये वाली फॉर्मेट है तो इसमें राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, वही है मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, और ये जो एल एम एन लिखे हैं ये दिक् कोसाइन हो जाएंगे, ठीक। तो उन्होंने ये 2 चीजें पूछी थी, अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। देखिए, समतल पर अभिलंब की दिक् कोसाइन, समतल पर अभिलंब की दिक् कोसाइन में क्या होगा? L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0 और N इज इक्वल टू क्या बना? 1। इससे तुलना करें ना, L इज इक्वल टू 0, M 0,
n कितना हो गया 1, और समतल की मूल बिंदु से दूरी समतल की मूल बिंदु से दूरी वो कितनी आ रही है, d के बराबर है, यानी कि 2 के बराबर है, 2 मात्रक। अब देखो इसमें हमको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, ऐसे ही हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ गया है। क्या आपको समझ में आई बात की नहीं आई भाई? समझ में आ गया। ये बहुत ध्यान रखें, आपके पास जो समतल के समीकरण है उनसे तुलना जरूर आप करा के देख लें। अच्छा, ये एक चीज और, अगला बी पार्ट जैसे आप देखिए, बी पार्ट में एक तल दिया गया है, समतल की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक, इसमें भी आपको समतल पर अभिलंब की दिक् कोसाइन पता लगानी है और मूल बिंदु से समतल की दूरी भी मालूम करनी है। अब ध्यान से देखिए, अगर एक तो समतल का कार्टेशियन फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म ये वाली होगी तब तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब इधर वाला नंबर मूल बिंदु से समतल की दूरी बनेगा। लेकिन अगर हमारे समतल का कार्टेशियन फॉर्म ये वाली होगी, ये वाला रूप होगा, तो फिर डायरेक्ट हम उधर वाला हिस्सा बता सकते हैं कि ये है मूल बिंदु से समतल की दूरी। अब आप बताइए कि ये जो समतल दिया है वो ये वाला है कि ये समतल ये नीचे वाला है? कौन सा वाला प्लेन है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी है या lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी है? कैसे मालूम? क्योंकि अगर ये होता तो x, y और z के वर्गों का नहीं, इनके गुणांकों के वर्गों का योग 1 आ जाता, पर यहां नहीं आ रहा। यहां तो गुणांकों के वर्गों का योग 3 आ रहा है, इसलिए ये वाली फॉर्मेट कौन सी वाली है? ये वाली है। अब इसको इसमें कैसे बदला जाए? इसको इसमें कैसे बदलें? इसका मतलब हमको दिक् अनुपात मालूम है, दिक् को ज्याय नहीं मालूम है, तो वो तो हम कर सकते हैं। हम पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दे देंगे तो दिक् को ज्याय बन जाएंगी, और उधर जो बनेगा वो होगा मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी बन जाएगी। तो यहां a की वैल्यू कितनी आएगी? देखो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी कितनी होगी? 1। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकाल लो, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? अंडर रूट 3। इससे हम समतल के समीकरण में भाग देते हैं। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 से समतल को भाग करने पर, तो हम भाग करेंगे तो ये मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3z इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। पूरे समतल में अंडर रूट 3 से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब तो ये वाली फॉर्मेट आ गई ना, अब तो आ गई ये वाली फॉर्मेट। अब अगर ये वाली फॉर्मेट आ गई है तो दिक् कोसाइन क्या होंगे? समतल पर अभिलंब के दिक् कोसाइन, समतल पर जो अभिलंब खींचा जाएगा उसके दिक् कोसाइन L। देखो L, M और N तीनों के मान तो बुआ बराबर ही है ना, तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको, L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है ना? सॉरी। अच्छा, इसके बाद समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी भी पता लगानी है, तो उसको भी निकाल लो। समतल की मूल बिंदु से दूरी, पहले जो यहां लिखा था ये समतल की मूल बिंदु से दूरी नहीं थी, लेकिन जब हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया अब ये समतल की मूल बिंदु से दूरी है 1 अपॉन अंडर रूट 3 यूनिट। बउआ समझ आ रहा है भैया आपको? अच्छा, आप चाहें, जैसे आपको लगता है कि ऐसे आप कम समझ पाए, आप चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट
आई कैप जे कैप के कैप इज इक्वल टू 1। अब देखो ये क्या है, ये है वेक्टर आर, ये एन कैप है कि वेक्टर एन है, कैप तो नहीं है, यूनिट वेक्टर तो नहीं है, तो फिर ये वेक्टर एन इज इक्वल टू 1, मतलब डी टाइप का है ये। अगर ये इस टाइप का है तो क्या ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है? नहीं है। फिर ऐसे में आप क्या करते थे, दोनों पक्षों में वेक्टर एन के मॉड से डिवाइड करते थे। ये वेक्टर एन है, वेक्टर एन का मॉड कितना आएगा √3, इससे दोनों पक्षों में डिवाइड करोगे तो √3 का यहां भी भाग दोगे, √3 का यहां भी भाग दोगे, मतलब या इधर भी देंगे इधर भी देंगे। अब इधर जब √3 से भाग दोगे तो ये बन जाएगा 1/√3, वो समतल की मूल बिंदु से दूरी आ जाएगी, और वही तो यहां आई है। तो कार्तीज से भी आप बना सकते हैं, आपको अगर वेक्टर से इजी लगता है तो वेक्टर से बना लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। अब देखिए ध्यान से, ये एक मैंने किया, दूसरा भी हमने किया, सी पार्ट आपको करना है, कर लेंगे अब आप उसका। सेम इसी तरीके से सॉल्व करके सी पार्ट भी निकाल सकते हैं। रही बात डी पार्ट की, थोड़ा डी पार्ट को हम आपको दिखा देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। ये लिखा है 5y + 8 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसको 8 उधर भेज दीजिए आप, तो 5y इज इक्वल टू क्या हो गया -8, y इज इक्वल टू हो गया -8/5। पर आप याद करिए समतल में उधर की तरफ आगे चलकर हमको इससे मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी बनाना है, और दूरी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, इसको लिख देंगे -y इज इक्वल टू 8/5। ऐसा तो कर सकते हैं ना। अब आप ध्यान से देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0x + 0y, नो आई एम सॉरी, -1y, x के साथ 0 और y के साथ -y + 0z इज इक्वल टू 8/5। बउआ हो देखो, ये करीब करीब ऐसा दिख रहा है कि नहीं, लगभग लगभग आ गया, और अब वैसा बन गया। अब फिर से ये देख के बताओ, ये जो समतल की फॉर्मेट है, समतल की ये वाली फॉर्मेट ये वाली है कि ये वाली है? फिर से Lx + My + Nz इज इक्वल टू डी है। अब देखो आपको पहचानना आ गया है ना, यही बस जरूरी होता है। अगर ये वाली फॉर्मेट है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको दिक् को ज्या चाहिए, समतल की दिक् को ज्या होंगी 0 -1 0 0 -1 0। मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी चाहिए, वो होगी 8/5। नहीं समझ में आई बात आपको? आया? तो इस तरीके से इसका जवाब आ जाएगा, कर लेंगे आप। ठीक है, हम लिख नहीं रहे, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ रहा हूं, आप भी देखिएगा ध्यान से। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है। मूल बिंदु से समतल की दूरी, मूल बिंदु से समतल की दूरी, ये हमको दी गई है 7 मात्रक, और लिखा है और सदिश ये पर अभिलंब है। एक वेक्टर दिया गया है हमको, वेक्टर सदिश, वो सदिश दिया गया है 3i कैप + 5j कैप -6k कैप पर अभिलंब है। देखिए ध्यान से, एक ऐसे समतल का समीकरण पता लगाना है जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 7 मात्रक, और ये इस सदिश पर अभिलंब है। जैसे अगर मैं इसका एक छोटा सा फिगर आपको दिखाऊं, ये y, ये x और ये z है, ये मूल बिंदु है, और ये हमने समतल बना लिया। देखिए मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी ये 7 यूनिट दी गई है, ये समतल पर हमने लंब डाल दिया, ठीक है। और एक सदिश है, इस पर ये समतल अभिलंब है। अब वो ये सदिश नहीं बताया उन्होंने कि मूल बिंदु से दिया गया सदिश है या कहां पर डाला गया सदिश है, कहीं पर भी आप मान लो ये वो वेक्टर है जो जिस पर ये लंबवत है, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर n, क्योंकि n कैप तो है नहीं है। 3i कैप + 5j कैप -6k कैप, ठीक है। तो
मूल बिंदु से समतल की दूरी पता है और एक सदिश भी मालूम है कि उस सदिश पर यह समतल कैसा है, लंब, या हम कैसे सदिश उस समतल पर लंब है। अब आपको ऐसे समतल के समीकरण चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम यह है ना कि हमें मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी मालूम है। ऐसे सिचुएशन पर समतल का जो समीकरण होना चाहिए वो r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी आ जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भैया? आपने समतल की जो इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं उसमें r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी पढ़ा है, तो इस इक्वेशन में जो d होता है वो मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी होती है। याद आया? तो मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी क्योंकि हमें दी जा रही है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे। अब उसके लिए हमें एन कैप निकालना पड़ेगा। तो अगर ये सदिश वेक्टर एन है तो एन कैप आप निकाल लीजिए। एन कैप आप कैसे निकालेंगे? वेक्टर एन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एन, ये 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। मॉड्यूलस एन की वैल्यू क्या होगी? 9, 25, 9, 34 और 36, 80 कितना हो गया ये? 6 रंग 36, 55, 25, 3 का 9, 36, 25, 9, 6, 5, 11, 9, 20, 80 लगे 2, 3, 2, 5, 2, 7, नहीं 3, 2, 5, 2, 7, ठीक तो है। तो ये कितना आ गया? √70। ये एन कैप आ गया। देखो आप चाहें तो इसको 3 अपॉन √70 आई कैप, 5 अपॉन √70 जे कैप, 6 अपॉन √70 के कैप आप लिख सकते हैं। तो ये एन कैप आ जाएगा। इसलिए समतल का अभीष्ट समीकरण क्या होगा? वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। वेक्टर r डॉट एन कैप की ये वैल्यू है, देखिए 3 अपॉन √70 आई कैप, 5 अपॉन √70 जे कैप, माइनस 6 अपॉन √70 के कैप इज इक्वल टू डी की जगह पर, क्योंकि ये एन कैप है, अब यहां पर हम मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी लिख सकते हैं। और मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी कितनी है? 7 है। ये इस समतल का अभीष्ट समीकरण आपका बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया आपको? क्यों भाई? अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए क्योंकि बड़ा इजी सवाल है। सबसे फर्स्ट पार्ट पे लिखा हुआ है वेक्टर r डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। बोला जा रहा है निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। समतल की वेक्टर फॉर्म आपको दी गई है, आपको उनके कार्टेशियन फॉर्म पता लगाने हैं। वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म तक कैसे पहुंचते हैं ये तो आपको पहले से पता है ना। क्या करते हैं बताइए? r की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं? माना वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। देखिए वेक्टर r समतल पर स्थित किसी भी जनरल पॉइंट का स्थिति सदिश होता है। तो समतल पर अगर एक पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड, तो उसका स्थिति एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बन गया। ये यहां पर रख लेंगे हम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप प्लस जेड जे कैप, सॉरी आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, ऐसे आ जाएगा। अब ये हमें बताइए कि क्या आप बी पार्ट कर लेंगे इसका? बी पार्ट ऐसा ही लगभग है, उसको आप कर लीजिए। वो अब हम नहीं करेंगे, उसको आपको स्वयं कर लेना है। हम लिखे दे रहे हैं। बी पार्ट पे है वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू 1। इसको भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है, सेम मेथड आप कर लेंगे। सी पार्ट पे चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है वो आपके सामने लिखा है वेक्टर r डॉट s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस t j कैप
प्लस 2s प्लस टी के कैप इज इक्वल टू 15। इसका भी आपको कार्तीय रूप बताना है, तो कुछ डिफिकल्ट है इसमें, आ जाना चाहिए ये तो। इसमें भी आप वही काम कर दोगे। माना वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वैल्यू यहां पर लिख दें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ये s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप इज इक्वल टू 15। ठीक, अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट करना है तो i के गुणांक को i के गुणांक से, j के गुणांक को j के गुणांक से और k के गुणांक को k के गुणांक से। x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो s माइनस 2t इंटू एक्स, फिर y का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा 3 माइनस t इंटू वाई, फिर z को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2s प्लस t इंटू जेड इज इक्वल टू 15। ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा, समतल का कार्तीय रूप बन गया ये। क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको नोट कर ले, फिर ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करिए। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दिए गए, जिसमें से पहला पार्ट अभी हमने यहां पर नोट किया है, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक समतल की समीकरण है। क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया है कि हम इस समतल पर मूल बिंदु से हम एक लंब डालते हैं, मूल बिंदु से जो लंब डालेंगे, मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक, तो मूल बिंदु से हम लंब डालेंगे तो वो लंब उस समतल को किस जगह पर हिट करेगा, जाकर के कहां पर वो काटेगा, वो निर्देशांक आपको पता लगाने हैं। और आप याद करिए, ऐसा एक क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, एग्जाम्पल का नंबर तो मुझे नहीं ध्यान है, पर आपने इसको सॉल्व किया था किसी न किसी एग्जाम्पल पे, ये किया गया था एग्जाम्पल नंबर 16 जब सॉल्व किया था आपने, याद आया कुछ आपको? चलो मैं एक बता देता हूं, बाकी आप कर लेंगे, बाकी के तीनों पार्ट इसके देख लीजिए। इसको कैसे करना है, ये मैं फिगर पहले इसका बनाता हूं, देखिए आप, ये x है, ये y और ये z है, ये हमने प्लेन बना लिया, यहां पर ये ओरिजिन पॉइंट है, इस पर मूल बिंदु से एक लंब डाला जाएगा, तो मूल बिंदु से ये हमने एक लंब डाल दिया, देखो ये मूल बिंदु से हमने इस पर एक लंब डाल दिया। मान लिया कि ये पॉइंट P है जहां पर लंब डाला गया है, और ये भी मान लिया कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 और z1 है, ठीक है ना। अगर इस समीकरण को थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये किस तरीके से मिलेगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। इसको हमने उधर भेज दिया। अच्छा, अब इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 12। ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक, अब ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसी को तो बेटा आप माना करते थे वेक्टर n, याद है आपको? अच्छा, अब यहां पर देखिए, ये वेक्टर OP जो है वही तो क्या है, वही वेक्टर n है। तो अगर हम आपसे पूछें कि वेक्टर OP की वैल्यू कितनी बनेगी, फिर से बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x1, y1, z1। ये बिंदु समतल पर स्थित है, मूल बिंदु से इसको ज्वाइन करने के बाद ये लंब है क्योंकि, तो OP बिंदु P का स्थिति सदिश बन जाएगा। जो OP है वो समतल पर स्थित बिंदु का स्थिति सदिश है। क्या वैल्यू उसकी आएगी, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1
k कैप, और यही वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर n को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन पर आपसे अगर पूछे कि वेक्टर OP का या वेक्टर n का हमें दिक अनुपात बताइए, तो वेक्टर n के दिक अनुपात क्या बताएंगे आप? वेक्टर n के दिक अनुपात आपको याद होगा, किसी भी वेक्टर में i कैप, j कैप, k कैप के जो गुणांक होते हैं उससे हम दिक अनुपात बोलते हैं। x1 y1 z1, ये हो गए हमारे इस वेक्टर n, या हम यूं कहें कि वेक्टर OP के दिक अनुपात हो गए। अब इसी वेक्टर की हम दिक कोज्याएं भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो दिक कोज्याएं कैसे निकालेंगे? यहां से आपको वेक्टर n मिल रहा है, समीकरण से समतल की समीकरण से वेक्टर n की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर आप इसके दिक कोज्याएं पता लगाना चाहते हैं, दिक कोज्याएं, तो कैसे मालूम करेंगे आप? इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करिए, वेक्टर n अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n का मापांक। इसको सॉल्व करिए, 4 चौके 16, 4 20 और 9 29, अंडर रूट 29। तो ये n कैप की वैल्यू क्या आ गई? 2 अपॉन अंडर रूट 29 i कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 j कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 k कैप। इस तरह से हम इस वेक्टर की दिक कोज्याएं भी आपको बता सकते हैं। इसलिए अभिलंब सदिश की दिक कोज्याएं, जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है, दिक कोज्याएं क्या होंगी? दिक कोज्याएं L इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 29, M इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 29 और N इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 29। और यहां पर ये क्या थे? दिक अनुपात, जो कि A, B और C द्वारा दिए जाते हैं। अब देखो, ये उसी नॉर्मल वेक्टर के क्या है? दिक अनुपात, और ये उसी नॉर्मल वेक्टर का जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर बना उसकी दिक कोज्याएं हैं। ये दिक अनुपात दिक कोज्याओं के समानुपाती होते हैं, यहां पर लिखेंगे, क्योंकि दिक अनुपात, यही टेक्निक एग्जाम्पल नंबर 16 को सॉल्व करते हुए भी लगाई गई थी, क्योंकि दिक अनुपात दिक कोज्याओं के समानुपाती होते हैं। जो दिक अनुपात होते हैं वो दिक कोज्याओं के समानुपाती होते हैं। इसलिए A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M इज इक्वल टू C अपॉन N, सबका मान कैसा आना चाहिए? बराबर। और हमने मान लिया कि वो जो वैल्यू आ रही है सबकी बराबर, वो K के बराबर आ रही है। A की जगह पर क्या लिखेंगे हम? x1, L की जगह पर लिखेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 29, B की जगह y1, M की जगह पर 3 अपॉन अंडर रूट 29, C की जगह पर z1 और M की जगह पर 4 अपॉन अंडर रूट 29 इज इक्वल टू K। अब अगर x1 आप निकालोगे तो ये उधर चला जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2k अपॉन अंडर रूट 29। इसी तरीके से y1 की वैल्यू आएगी 3k अपॉन अंडर रूट 29। अब इसको उधर भेज दो तो z1 की वैल्यू आ जाएगी 4k अपॉन अंडर रूट 29। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 16 में हमने सॉल्व किया था। उसमें भी मूल बिंदु से समतल की समीकरण दी गई थी और मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के फुट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया था। यही प्रोसेस सेम लगेगा, ठीक है ना। और ज्यादा डिटेल में देखना है तो वो 16 नंबर देखिए आप।
इसमें x y1 z1 आ गया। अब ये x1 y1 z1 कहां पर स्थित है? समतल पर, इसलिए ये बिंदु समतल को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। यहां लिख देंगे क्योंकि बिंदु x1 y1 z1 समतल 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0 पर स्थित है। ठीक, इसलिए यह बिंदु समतल को अवश्य संतुष्ट करेगा, समतल को अवश्य संतुष्ट करेगा। ठीक, चलिए अब बिंदु से समतल को संतुष्ट करवा देते हैं भाई। कहने का मतलब अगर ये इक्वेशन है समतल की, संतुष्ट करवाने का क्या मतलब है? x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह z1 लिख दोगे आप, तो लिख दीजिए 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, x1 ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4k अपॉन अंडर रूट 29, 4k अपॉन अंडर रूट 29। y1 में 3 से करना है तो 3 3 9k अपॉन अंडर रूट 29, 9k अपॉन अंडर रूट 29। 4z1 करना है तो 4 2 16k, 16k अपॉन अंडर रूट 29। इसको उधर भेज दो बेटा, 12 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब 9 4 13 16 29 बन जाएंगे, 29k अपॉन अंडर रूट 29। इससे इसको कैंसिल करोगे, अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 12 अपॉन अंडर रूट 29। ये गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा, ये k का मान आ गया। आपको क्या चाहिए? हमको तो उस बिंदु के निर्देशांक चाहिए, बिंदु P के जो समतल पर स्थित है और मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब का फुट भी है। हमको उस बिंदु के निर्देशांक चाहिए, मतलब हमें x1 y1 और z1 चाहिए। अब अगर k का मान निकल के आ चुका है ना, तो अब तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आप k की जगह पर वो लिख दो तो x1 मिल जाएगा, k की जगह यहां लिख दो y1 मिल जाएगा, यहां लिख दो z1 मिल जाएगा। इसलिए समतल पर अभीष्ट बिंदु है x1, y1, z1। x1 की जगह पर क्या लिखा जाए? 2k अपॉन अंडर रूट 29 है ना, k की वैल्यू लिख दो यहां पर 12 बटे अंडर रूट 29, तो 12 दूना 24 और अंडर रूट 29 बने अंडर रूट 29 क्या हो जाएगा? हाँ, तो 24 बटे 29। ऐसे इसमें के का मान लिखो 12 बटे अंडर रूट 29, तो बढ़ते हैं 36 बटे 29 आ जाएगा ये। ऐसे इसमें लिखोगे तो 12 चौके 48 बटे 29 आ जाएगा। ये आ गए समतल पर अभीष्ट बिंदु। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन ना आप ऐसे सॉल्व करेंगे, और यही सेम प्रोसेस 4 नंबर के बाकी तीनों पार्ट्स में आपको लगानी है। मैंने ए सॉल्व करके आपको दिखाया, आपको बी सी डी तीनों में यही करना है। कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना? आप नोट कर लीजिए इसको, उन सारे क्वेश्चंस को इसी प्रोसेस से करना है। नहीं आएगा तो आप हमें बताएंगे, फिर आप नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करिए। आपको ए और बी दो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया गया है। कुछ प्रतिबंध उसमें दिए गए हैं, उनके अंतर्गत समतलों का सदिश समीकरण भी आपको मालूम करना है और आपको समतल का कार्तीय समीकरण भी पता लगाना है। अब पहला पार्ट में पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये 5 नंबर का ए पार्ट है। लिखा है बिंदु 1 0 -2 से जाता हो और i + j - k समतल पर अभिलंब हो। एक समतल है जो कि इस बिंदु से गुजरता है और इस वाले वेक्टर पर अभिलंब है। मतलब क्या चल रहा है इस पे, थोड़ा देखने की कोशिश अगर करेंगे तो चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो के सामने आएंगी।
ये एक हम प्लेन बना लेते हैं यहां पर, ऐसा कहीं पर भी हमने ये एक पॉइंट मान लिया ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से समतल होके गुजरता है। ये बिंदु समतल पर है और उस बिंदु के निर्देशांक है 1 0 -2, ये मूल बिंदु है। अब और एक ये सदिश है, इस पर समतल अभिलंबवत है, ये वेक्टर मैंने मान लिया, ये ऐसे देखिए, ये जो वेक्टर है ये समतल पर लंबवत है। इस वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। समझ रहे हैं? अब आप थोड़ा सा याद करिए, आपने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उस वक्त क्या कोई ऐसी सिचुएशन आई थी, एक बिंदु से जाने वाले तथा एक दिए गए सदिश पर अभिलंब समतल का समीकरण आई थी सिचुएशन। उसमें जिस बिंदु से हमारा समतल गुजरता था उस बिंदु के स्थिति सदिश को हम वेक्टर ए से लिखते थे, याद करिए थोड़ा सा। इसलिए यहां पर वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर ए की वैल्यू i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप, i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप, ये तो वेक्टर ए आ गया। अब बताइए सदिश जिस सदिश समतल जिस सदिश पर लंब होता था उस सदिश को क्या लिया था आपने, वेक्टर n आपने मान लिया था, ये हमने वेक्टर n ले लिया। ठीक है, और क्या आप बता सकते हैं इस समतल का समीकरण क्या लगेगा इस पे, समतल का समीकरण आपको शायद याद हो, इसका फॉर्मूला था r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। याद आया कुछ आपको, या हम उससे बताएं निकाल करके? ठीक है, ओके, सॉल्व कर लीजिए। वेक्टर r माइनस वेक्टर a करेंगे तो i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप, और डॉट वेक्टर n, वेक्टर n की जगह पर ये वेक्टर n की वैल्यू है, देखो वहां लिखी हुई है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर इक्वेशन आ गई, देखो ठीक है ना समझ आया? तो ये वेक्टर इक्वेशन तो बन गई इस समतल की। हमको तो कार्तीय समीकरण भी मालूम करना है। कार्तीय समीकरण के लिए क्या करिएगा, कार्तीय समीकरण के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, r की जगह आप x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिख लीजिए, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप माइनस i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप, ये r माइनस a हो गया, r की जगह ये लिख दिया, ये ऐसा ही बना, डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। और सॉल्यूशन कर लो थोड़ा सा, ये दो सदिश है, इसमें इसको माइनस करना है ना आपको, तो क्या लिख जाएंगे बताओ? अगर इससे i कैप कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 नहीं आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 i कैप, y j कैप में 0 j कैप माइनस कर दीजिए तो भी y j कैप ही रहेगा, z k कैप में 2 k कैप माइनस कर दीजिए तो z माइनस 2 k कैप आ जाएगा, डॉट ये वेक्टर लिख देंगे i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करा दो दोनों सदिशों का, इसका और इसका, इसको इसके गुणांक से करिए, y को j के गुणांक से करिए, z माइनस 2 को k के गुणांक से करिए, तो x माइनस 1 का x माइनस 1 होगा, z प्लस 2 होगा, ओ एम सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, तो ये एक गलती हो गई हमसे, z प्लस 2 आ जाएगा। ठीक, x माइनस 1 का गुणा 1 से होगा तो x माइनस 1, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, z प्लस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस वाई माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये समतल का अभिष्ट कार्तीय समीकरण आ गया। देखो वेक्टर समीकरण यहां पर आ गई थी, कार्तीय समीकरण यहां पर निकल के आ गई है। समझ आया कि नहीं आया बताएं पहले आप? आया? तो ये बड़ा सिंपल तरीका है
ऐसे ही आपको 5 नंबर का बी पार्ट करना है, वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेम प्रोसेस लगानी है आपको, इसलिए उसे आप ही कर लीजिए, ठीक है, वो हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, उन समतलों का समीकरण ज्ञात करिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। 6 नंबर क्वेश्चन में भी 2 पार्ट में है ये क्वेश्चन, एक ए पार्ट है, दूसरा बी पार्ट है। इसमें भी मैं आपको ए पार्ट करके दिखा रहा हूं, बी पार्ट आप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम इसी तरीके से लगेगा। आपको इन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण पता लगाना है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी। 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण याद है आपको? 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण, 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। अब ये इसमें नहीं बताया कि वेक्टर फॉर्म इसमें निकालनी है हमको या कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। 11.3 का है 6 नंबर, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन नहीं, सॉरी, कार्टेशियन फॉर्म ही दी है इन्होंने। चलिए देख लेते हैं, आपको मैं दोनों याद दिला देता हूं, फिर आप कार्टेशियन फॉर्म निकालिए, वेक्टर फॉर्म निकालिए। इसका 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? इसका वेक्टर फॉर्म बनता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ये सदिश रूप इसका होता है। और अगर इसी का हम कार्टेशियन फॉर्म आपको बताएं तो कार्टेशियन फॉर्म में इसके आता है, ये डिटर्मिनेंट में लिखी जाएगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर यहां पर आता है x2 माइनस x1, ये x3 माइनस x1, y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये कार्तीय रूप उसका आता है, जिनमें से ये x1 y1 z1 होगा, x1 y1 z1, और ये x2 y2 z2 होगा, x3 y3 और ये z3 आएगा, ठीक। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस x1, तो x माइनस x1 करेंगे तो 1, y माइनस y1 करेंगे तो 1, और z माइनस z1 करेंगे तो -1 है, तो ये +1 बन जाएगा। फिर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 6 माइनस 1 किया 5 बना, y2 माइनस y1, 4 माइनस 1 किया तो 3 बना, -5 में से -1 को माइनस किया, -4 बनेगा। अब x3 माइनस x1, -4 में से -1, -5, -2 में से -1, -3, 3 में से -1 करेंगे तो ये +4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान से देखिए सभी लोग, इसको हल करना है और समतल का समीकरण बनाना है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए इसकी जो सेकंड रो है और इसकी ये जो थर्ड रो है, अगर हम यहां से माइनस, डिटर्मिनेंट मेथड तो याद होगा ना, अगर हम यहां पर तीसरी रो में माइनस का मल्टीप्लाई करवा दें या दूसरी रो में माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये सेकंड और थर्ड दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये तो 0 बराबर 0 आ गया। हम तो समतल की समीकरण निकालने जा रहे थे, 0 बराबर 0 आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो गया? अब ध्यान से सुन लीजिए, जब कभी ऐसा हो जाए 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण निकालने आप चले और उस समतल का समीकरण तो नहीं आया, समतल का समीकरण तो नहीं आया, ऊपर से 0 बराबर 0 और आ गया, ठीक है ना। हमने कैसे बताया 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू? डिटर्मिनेंट में आपको याद होगी, अगर किसी भी सरणी की कोई 2 पंक्तियां
या कोई दो स्तंभ आपस में आइडेंटिकल हो जाते हैं, सर्वसम हो जाते हैं, तो उसका मान 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, अगर हम इसमें माइनस का गुणा करवा दें तो 5 3 -4 सेम R2 के सर्वसम हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो जब कभी 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकालने आप पहुंचे और समतल का समीकरण आने के बजाय 0 बराबर 0 आ जाए, तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि समतल का समीकरण तो नहीं मिला आपको, आप समझ जाइएगा कि जो 3 बिंदु दिए गए हैं वो 3 के तीनों ही बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। फिर तो क्यों? क्योंकि अगर 3 बिंदु आपने पढ़ा था, 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण, उसका यह सूत्र था। अगर 3 बिंदु संरेख होंगे, एक लाइन पर अगर पड़ेंगे, तो उनसे असंख्य समतल पास हो सकते हैं। तो कभी भी 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण निकालने जाएं और अगर वहां पर आपको 0 बराबर 0 मिल जाता है, तो समझ जाइए कि वो 3 बिंदु असमतलीय नहीं है, बल्कि वो एक लाइन में पड़ते हैं और इसीलिए ऐसा आ गया है। तो हम लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि दिए गए तीनों बिंदु स्पष्ट है कि दिए गए तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। समझ आई बात आपको? आप और भी एक तरीका लगा सकते हो ये चेक करने का कि वाकई में संरेख हैं क्या। आप इनके दिक् अनुपात निकाल लीजिए। याद करिए कैसे दिक् अनुपात निकालते, देखो AB के दिक् अनुपात, AB के दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो 6 - 1 करेंगे तो 5, y2 - y1 करेंगे 4 - 1 करेंगे 3, z2 - z1 करेंगे तो कितना आएगा, -4। BC के दिक् अनुपात निकाल लीजिए, BC के -4 - 6 करेंगे -10, -2 - 4 करेंगे -6, 3 - 5 करिए 8 आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं AB के दिक् अनुपात और BC के दिक् अनुपात समानुपाती है। चेक करो, 5 बटे -10 -1/2, 3 बटे -6 -1/2, -4 बटे 8 -1/2। अब थोड़ा सा फिर से बैकग्राउंड पे चलिए और याद करिए कि अगर दो रेखाओं के दिक् अनुपात समानुपाती हो तथा उन दोनों में से एक पॉइंट कॉमन हो, तो फिर वो तीनों बिंदु कैसे हो जाते हैं, संरेख। तो AB और BC के दिक् अनुपात समानुपाती हैं और एक पॉइंट इसमें से कैसा है, कॉमन, इसलिए ABC तीनों कैसे हैं, संरेख। और संरेख है इसीलिए ये हालत हो गई है। समझ आया है? अच्छा, इसके बाद इसका जो B पार्ट होगा उसमें भी 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, पर अब वो हम नहीं करेंगे, वो आप अपने आप से कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण का यही फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, 6 नंबर। नोट करिए, 7 नंबर करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, समतल 2x + y - z = 5 द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। एक समतल आपको दे दिया गया है 2x + y - z = 5। आपसे पूछा जाए इसके द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात करें। मतलब ये बताओ कि x अक्ष पर कितना अंतःखंड काटा जा रहा है, y अक्ष पर इस समतल कितना अंतःखंड काट रहा है और z अक्ष पर ये वाला समतल कितना अंतःखंड काट रहा है। क्या करना चाहिए उसके लिए बताइए। समतल का अंतःखंड रूप याद है आपको, x/a + y/b + z/c = 1। यह समतल का अंतःखंड रूप है भाई। देखो आप, और इसमें a जो है वो समतल के द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, b समतल द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, c समतल के द्वारा z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। तो अगर आपको a b c चाहिए ना, तो अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट का बनाइए। पहले कैसे बना सकते हैं, पूरी समीकरण को 5 से डिवाइड कर दो, तो हम ये लिख सकते हैं 2x/5 + y/5 - z/5 = 1। जैसा स्ट्रेट लाइन पे अंतःखंड रूप बनाने के लिए करते थे आप। यहां पर आप लिख दीजिएगा
पूरी समीकरण में 5 से भाग करने पर यह आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, x अपॉन 5/2, y अपॉन 5, और इसको बेटा हम लिख सकते हैं z अपॉन -5 इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं कि नहीं? देखो जरा, ये जब चाहोगे लट के फिर से 2x अपॉन 5 बना लेगा, और ये जब चाहोगे फिर से इसको माइनस कर देगा। अब इस फॉर्मेट में आ गया। अब आप तुलना कर सकते हो, इसलिए समतल के द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, समतल के द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना होगा? 5/2 यूनिट आ जाएगा। इसी तरह से समतल के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना बनेगा? 5 मात्रक। और समतल के द्वारा z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना आ जाएगा? -5 मात्रक। यही आपको निकालना भी था, देखिए, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज में पूरे 14 क्वेश्चन है, पर सारे करने भी तो नहीं होंगे, क्योंकि जो एंगल वाले होंगे वो तो हमको करने ही नहीं रहेंगे। तो पूरे 14 नहीं लगाने हैं। फिलहाल 7 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं। आगे के क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे अगली क्लास पर। जो एंगल वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व ही नहीं करना है, और इसके बाद सीधे मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो आज मैथमेटिक्स में फिर इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगली क्लास पर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।